नमस्कार दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू की है कि मैं इस आईपीएल की सभी 10 टीमों का एक एक करके आपके सामने रिव्यू करूंगा कि उनके साथ इस आईपीएल सीजन में क्या हुआ और वो अगले सीजन के लिए क्या कर सकती हैं जिससे इस साल के मुकाबले अगले साल अच्छा परफॉर्म कर पाए। मैंने इससे पहले लखनऊ और मुंबई की रिव्यू कर चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं चेन्नई सुपर किंग्स का रिव्यू करूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स पूरे वर्ल्ड के T20 फ्रेंचाइजी में वन ऑफ द बेस्ट टीम है, क्योंकि एक तो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, 10 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है, जो इस आईपीएल के सभी टीमों में सबसे ज्यादा है। मगर वो इस सीजन टोटल 10 टीमें 8वें पोजीशन पर रही थी। पिछले 3 सालों से आईपीएल में चेन्नई प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके पीछे के हम रीजंस के बारे में बात करेंगे और वह अगले साल क्या अपने खेलने के तरीके में चेंजेस ला सकते हैं जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल चेन्नई के लिए क्या पॉजिटिव चीजें रही। सबसे पहला पॉजिटिव चेंज तो ये रहा कि MS धोनी के बाद उनको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो लीडरशिप और बैटिंग लाइनअप को संभाल पाए। उनको ऐसा संजू सैमसन में दिखा। संजू सैमसन ने इस साल चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन और पूरे आईपीएल सीजन में उसने 2 सेंचुरी मारी हैं, जो इस साल किसी और बैट्समैन ने नहीं मारी है। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव है अंशुल कंबोज। वैसे तो चेन्नई की बॉलिंग इस साल बहुत ही साधारण रही, मगर इस साधारण बॉलिंग लाइनअप में अंशुल कंबोज एक बहुत बड़ा चेहरा उभर कर आया है। अगला पॉजिटिव जैमी ओवर्टन है। किसने सोचा था कि जैमी ओवर्टन जैसा ओवरसीज ऑलराउंडर आईपीएल में चेन्नई जैसी फ्लैट और स्लो पिच पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मगर जैमी ओवर्टन ने चेन्नई के लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए मुश्किल वक्त पे रन भी बनाए थे और मुश्किल वक्त पे इम्पोर्टेंट विकेट भी झटके थे। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहा वो था चेन्नई के यंग प्लेयर्स का परफॉर्मेंस। जैसे शुरुआत में आयुष महात्रे, जब आयुष महात्रे इंजर्ड हो गया उसके बाद कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल ने भी बहुत ही जिम्मेदारी से और अटैकिंग पारी खेली। अब बात करते हैं कि चेन्नई के लिए क्या चीजें गलत रही जिसके कारण वो इस साल इतना खराब खेल दिखा पाई। उन्होंने सिर्फ 14 मैचों में से सिर्फ 6 मैच जीत पाई। उसमें सबसे पहला तो ये था कि चेन्नई का जो चेपॉक स्टेडियम था वो पहले बाकी टीमों के लिए किला था। चेपॉक में किसी भी टीम का आना और मैच जीतना पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, मगर अब पिछले कुछ सालों से बहुत सारी टीम लगातार जीतते जा रही हैं। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि पहले चेपॉक स्टेडियम बहुत ही स्पिन फ्रेंडली और स्लो हुआ करती थी, तो चेन्नई अपने प्लेइंग 11 में 2-3 स्पिनर्स खिला लेती थी। मगर अब उनके स्क्वाड में स्पिनर्स ही नहीं रहते हैं, तो जिसके कारण चेन्नई को अब अपनी पिच बहुत ही फ्लैट बनानी पड़ रही है। तो अगर चेन्नई को अगले साल अच्छा परफॉर्म करना है तो चेन्नई को अपने आईपीएल 2027 स्क्वाड में अच्छे इंडियन स्पिनर्स को
रखने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा रीजन है कि ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा इकलौता प्लेयर था इस पूरे सीजन में जिसने पूरे मैच खेले हो और 200 से ऊपर बॉल खेलने के बाद सबसे कम स्ट्राइक रेट ऋतुराज का ही था। ऋतुराज इस आईपीएल सीजन में 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, जो इस T20 क्रिकेट में बहुत कम होता है और इसके कारण उसकी कैप्टनसी पे पर भी असर दिख रहा था। अब तीसरा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन था कि चेन्नई को सीजन शुरू होने से पहले ही बहुत सारे इंजरी की खबर आने लगे थे, जैसे कि MS धोनी, खलील अहमद और स्पेंसर जॉनसन जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी चेन्नई के लिए इस सीजन उपलब्ध ही नहीं थे। MS धोनी के नहीं होने के कारण हमने साफ साफ चेन्नई को फील्ड पर बहुत ही क्लूलेस देखा है। उसमें वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में कामयाब नहीं रहे। इसके बाद आखिरी दिक्कत थी कि उनका मिडल ऑर्डर बहुत ही इनकंसिस्टेंट था। कार्तिक शर्मा को छोड़ के और कोई बल्लेबाज ज्यादा पारियों में अच्छा खेल नहीं दिखा पाया था और चेन्नई ने इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। सरफराज खान चेन्नई के लिए मिडल ऑर्डर में इतना अच्छा खेल रहा था, मगर टीम कॉम्बिनेशन के चलते सरफराज खान को कभी अंडर कभी बाहर कभी अंडर कभी बाहर किया जा रहा था, जिसके कारण उसमें उतना कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाया। और इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पावर प्ले में चेन्नई के बैट्समैन हो या बॉलर्स हो, कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। बैट्समैन मैक्सिमाइज नहीं कर पाए और बॉलर्स विकेट्स नहीं ले पाए, जिसके कारण दूसरी टीमों के लिए बहुत ही आसान हो गया था। अब हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई क्या कर सकती है कि वो एक और आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है। पहला तो उनको कैप्टनसी का क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को 27 में कैप्टनसी देनी चाहिए या संजू सैमसन पे जो हमने इन्वेस्ट किया है उनको नया कैप्टन घोषित करना चाहिए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ पे कैप्टनसी का दबाव हमने साफ साफ देखा, जिसके कारण वो बैटिंग भी अच्छा नहीं कर पा रहा था। संजू सैमसन बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन है, तो उसे मौका दिया जा सकता है। सेकंड जो चीज कर सकती है कि उनको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जिनका माइंडसेट T20 जैसा हो, क्योंकि अभी चेन्नई में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ा टिक कर खेलना पसंद करते हैं, तो उनको एक बैलेंस टीम बनाना चाहिए जिसमें अटैकर्स और टिक कर खेलने वाले दोनों प्लेयर्स हो। उसके बाद उनको अगले आईपीएल ऑडियंस में डेथ बॉलर्स और अच्छे ऑलराउंडर्स पर पैसा खर्च करना चाहिए, ना कि बैट्समैन पे। चेन्नई के बैट्समैन तो फिर भी अच्छे हैं, मगर उनके बॉलर्स खासकर डेथ बॉलर्स बहुत ही इनएफिशिएंट थे, जिसके कारण वह हर मैच में आखिरी के 4 ओवर में 50-50 रन खा रहे थे। इसके अलावा आखिरी चीज ये कर सकती है कि उनको अपने खेलने के फिलॉसफी में एक चेंज लाना पड़ेगा और सभी खिलाड़ियों के रोल फिक्स करने पड़ेंगे कि उनको ये बताना होगा कि टीम मैनेजमेंट उनसे क्या चाहती है। जब तक रोल डिफाइन नहीं होगा तब तक प्लेयर्स अपना पूरा खेल नहीं दिखा पाएगी और टीम अच्छा नहीं कर पाएगी। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आई थिंक आईपीएल 2027 में MS धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे तो उनको
एक ऐसा खिलाड़ी की ज़रूरत है जो मिडल ऑर्डर में संभाल पाए। थैंक यू।